महासंग्राम 2024 का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। मरुधरा में एक बार फिर से हैट्रिक लगाने को बीजेपी बेताब है। तमाम नेताओं की जुबान पर मोदी की गारंटी और 400 प्लस का नारा है और इस 400 प्लस में राजस्थान को फिर से जीतना और पिछली बार से भी बड़े अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों का जोश भी एकदम हाई है। 4 जून को 400 पार। अब की बार 400 पार। मरुधरा में फिर से हैट्रिक की तैयारी। इस लक्ष्य के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तमाम नेता ताबड़तोड़ प्रचार में लगे हैं। साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता नामांकन के समय ही शक्ति प्रदर्शन कर अपनी जीत होने का संदेश भी विपक्ष को दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की जुबान पर फिर से मोदी सरकार और इस बार 400 पार का नारा है। झालावाड़ और सवाई माधोपुर के बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन के समय पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की बात कही। साथ ही जीत को महज औपचारिकता बताया है। इस बार 400 पार, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनने 10 साल में जो परिवर्तन के काम किए हैं उनको देखते हुए पूरे देश में एक लहर है और झालावाड़ 12 में भी है। मैं समझता हूँ 400 पार में कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री के प्रति एक पूरे देश के अंदर में उनके प्रति जो लगाव है, एक आम गरीब आदमी भी बात को मानता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो भी कहा है वो 400 से ऊपर ही जाएगा, कहीं कमी नहीं रहेगी। वहीं अजमेर से बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने भी नामांकन किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने वही बात दोहराई जिसकी बात दिल्ली से जयपुर तक की जा रही है। सभी की जुबान पर 400 पार का नारा है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए। हर क्षेत्र के अंदर, हर चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब लोग मोदी जी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है लोगों को। केंद्र सरकार के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुए, चाहे बड़े बड़े धारा 370 हटाने का काम हो, अभी जल जीवन मिशन में भी काम हो रहे हैं और जनता से जुड़ी हुई कई स्कीमें, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे ऐतिहासिक जो जनता से जुड़े हुए, भावनाओं से जुड़े हुए काम में भाजपा की सरकार ने मजबूत रहते हुए मजबूत इरादों के साथ काम किया है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा ही बीजेपी का चेहरा है और ये बात तमाम विधायक, मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है। कुछ दिनों से बीजेपी से अलग बात कर रहे विधायक चंद्रभान सिंह आख्या को भी पीएम मोदी के नाम पर भरोसा है। वो चित्तौड़गढ़ में अब सीपी जोशी की बड़ी जीत होने का दावा कर रहे हैं। आप विधायक का बयान भी सुनिए। इस प्रकार का मोदी जी का पूरा देश में माहौल है तो 100% जो 400 को टारगेट है पूरे देश में, वो 400 सीटें भी आएगी। और राजस्थान में भी जिस प्रकार का मोदी लहर है, जो राम मंदिर वाला मामला है, उस मामले को लेकर जिस प्रकार की लहर है, 100% यहाँ भी 25 में से 25 सीटें आएगी और पूरे देश में 400 सीटें आएगी। और हमारे भाई सीपी जोशी जी कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस बार भी बड़ी जीत होने की बात कह रहे हैं। सभी नेताओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है क्योंकि सबको भरोसा पीएम मोदी के चेहरे पर है। जो लक्ष्य भगवा खेमे ने लिया है उसके लिए जमीन पर मेहनत भी की जा रही है। तमाम दिग्गज नेता जनता के बीच में हैं और हैट्रिक की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क से रुद्रपुर यहां रोड शो निकाला गया। चुनावी मैदान में जहां तक नजर दौड़ाई गई, लोगों की सिर्फ भीड़ ही नजर आई। इस पर मोदी ने कहा, भीड़ देखकर यह तय नहीं हो पा रहा है कि यह प्रचार सभा है या विजय रैली। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में पीएम मोदी का रोड शो देश को संदेश दे रहा है। देवभूमि में मोदी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा है, फूलों की बारिश हो रही है और हर जुबान से एक ही नारा, एक ही नाम,
मोदी मोदी का शोर सुनाई दे रहा है। पहाड़ों की नमी और तपती धूप की गर्मी में लोगों का हुजूम बता रहा है कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्तराखंड की जनता उत्सुक है। कैसे भीड़ की वजह से पंडाल छोटा पड़ चुका है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि धूप में तपने की आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। रुद्रपुर में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी गारंटी को दोहराया। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए, मुझे भी गालियां और धमकी दी गई, लेकिन मोदी डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पीएम मोदी ने अगले टर्म की भी तस्वीर क्लियर कर दी। उन्होंने साफ कर दिया पहले और मौजूदा सरकार के बीच का फर्क। उन्होंने बता दिया भ्रष्टाचारियों पर एक्शन और विकास भारत का लक्ष्य है। अब यही संदेश उत्तराखंड के रास्ते देश में पहुंचाने की कोशिश होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में हैं। राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद आज अमित शाह कर्नाटक में चुनाव करने पहुंच गए। बेंगलुरु में अमित शाह पहले एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन परिवारवादियों का गठबंधन कहा। इसके साथ ही उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा भी दिया। एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं। और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगा।
उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण का खात्मा किया है, समाप्त किया और विकासवाद को आगे बढ़ाया है। एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो। और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, लोगों को अपीज करके, तुष्टीकरण करके राजनीति करते थे। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धक्का दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है। विकास की नई गंगा भाई। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय न्यूज 18 राजस्थान के साथ में सचिन पायलट हैं। क्या कुछ रहेगा, हाथ बदलेंगे हालात के मायने? हालात तो बदलना तय है और हालात बदलने के लिए लोगों को अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि 10 साल से सरकार देश में है, उस सरकार के जो अपने खुद के वादे थे, घोषणाएं थी, उस पर कितनों पे खरा उतरे हैं, इसका भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों के मुद्दों पर लेकर, उस पर भाजपा चर्चा करना नहीं चाहती है। इसलिए मैं ऐसा इस माहौल को देखकर आश्वस्त हूं कि एक अच्छा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। मैं यही चाहता हूं कि दोनों सरकारों का मूल्यांकन हो, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार का और 10 साल इस सरकार का। कितनी गरीबी बढ़ी है, कितनी खाई बढ़ी अमीर गरीब के अंदर। और इस देश में हमारी सरकार में कानून बना था खाद्य सुरक्षा का, शिक्षा के अधिकार का कानून, नरेगा कानून बनाया हम लोगों ने। बीजेपी ने क्या बनाया? 3 काले कानून किसान के खिलाफ बनाए, नोटबंदी कर दी और लगातार संसद में 147 सांसदों को निलंबित करके आप कानून पास कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में आप खुद देखिएगा, जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए हैं कि उनको संपत्ति गिनने का समय नहीं है और जो गरीब लगातार और गरीब होता चला गया है। तो गांव शहर की अमीर गरीबी जो खाई बढ़ी है, उसके लिए सीधे रूप से सरकार जिम्मेदार है। अभी जो स्थिति बनी है, कई लोग जो है पार्टी बदल लेते हैं। हर नेता की अलग अलग मजबूरियां हो सकती हैं, किसी का कुछ दबाव हो सकता है, किसी को कुछ पद की लालसा हो सकती है, ये हर नेता पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इनके आने जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव पार्टी लड़ रही है, विचारधारा लड़ रही है। हमारी अगले 5 साल की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या हमारी रूपरेखा रहेगी, उसके आधार पर लोग वोट डालेंगे, ना कि किसी एक या 2 व्यक्ति के चेहरों के। जोधपुर और राजस्थान 25 सीटों को लेकर के क्या कुछ पब्लिक से? जोधपुर में हम पक्का चुनाव जीतेंगे क्योंकि यह माहौल बहुत कांग्रेस के पक्ष में है और 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का सांसद रहे हैं और सरकार केंद्र में रही है, उसका लोगों ने काम देख लिया। और राजस्थान में पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह जहां भाजपा कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल कर दिया और इसी के साथ उन्होंने मेरठ की सड़कों पर रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। रोड शो में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए, जिन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 सीटें पार जाएगी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। नामांकन आज अरुण गोविल की तरफ से किया गया, बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी हैं। और दूसरी तस्वीर पूजा पाठ इस दौरान अपने चुनाव प्रचार के आगाज़ के दौरान देखने को मिली और फोटो सेशन भी हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई, ये यादगार पल। और आपको बता दें, रोड शो भी यहाँ पर किया गया, वो तस्वीरें भी आपको इससे पहले हमने दिखाई थी। तो बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और मेरठ वो लोकसभा क्षेत्र जहां से चुनाव प्रचार की रैलियों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया था।
उत्साह है यहाँ पर जनसंपर्क में, जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उसके लिए उसमें मैं सहयोग करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार कहा है कि 400 का आंकड़ा पार होगा और मेरठ जी ने कहा है कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, उससे आपका क्या रुख है और किस तरीके से मेरठ में काम करने वाले हैं? उन्होंने आज तक जो कहा है वो पूरा किया है और आई एम श्योर कि ये भी पूरा होगा भी। और इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज औपचारिक तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई। आज से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सारण लोकसभा सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया। रोहिणी बिहार के सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आज पहली बार सारण की जनता के बीच पहुंची, जहां फूल मालाओं के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। लालू यादव के परिवार का सारण से बेहद खास रिश्ता रहा है। रोहिणी जब सारण में रोड शो के लिए उतरी तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लगातार लोग रोहिणी पर फूलों की बारिश करते नजर आए। जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ऑफर दिया था और कहा था कि बीजेपी में ज्वाइन कर लें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। आतिशी के दावे पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दिल्ली शराब घोटाले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा कर दिया और जब आज मीडिया के सामने आतिशी आई तो उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी पर बड़े हमले बोल दिए। आतिशी ने दावा किया, बीजेपी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया, मुझे 1 महीने में गिरफ्तार कर सकते हैं, 4 और आपके नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। मेरे करीबी के जरिए जानकारी मिली है, मेरे घर ईडी की रेड होगी। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। इतना ही नहीं, आतिशी ने आरोप लगाया कि अब आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। उसमें आतिशी ने खुद अपना साथी मंत्री सौरभ भारद्वाज, आप नेता दुर्गेश पाठक, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम लिया। आतिशी ने दावा किया कि पहले इन्हें पूछताछ के लिए समन्स आएंगे और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। ये सारी बातें तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब इनको समझ में आने लगा कि जिसके खिलाफ एविडेंस है अब उन पे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी पे होगी बाकी पे तो होनी है।
अब इनको अपना बचाव करने का ये पुराना तरीका। सोमवार को कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है कि नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आतिशी आज सफाई देते दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ अभी भी जमीन पर लड़ रही है। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं। अब दिल्ली सरकार को कई और नेताओं की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की लड़ाई और दिलचस्प होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मंत्रियों को जेल भेजने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। देश के लोकतंत्र में हर एक वोट मायने रखता है और इसीलिए उसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट देने के काबिल ना होने के कारण से इनमें ज्यादातर लोग अब तक वोट ही नहीं कर पाए थे या फिर कई वर्षों से वोट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन उससे पहले होम वोटिंग शुरू हो जाएगी और राजस्थान में 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो मतदान दल हैं वो घर घर जाकर के उनका मत डलवाएंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग। 5 से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग का पहला चरण, 15 से 16 अप्रैल तक होम वोटिंग का दूसरा चरण। पहले चरण की 12 सीटों के लिए होगा ऑप्शन। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में होम वोटिंग का नवाचार सफल रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग देश भर में एक साथ पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। इस बार लोकसभा में पूरे देश में इस पर अमल किया जा रहा है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों के लिए 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। पहले चरण में करीब 37,000 मतदाताओं को ये मौका दिया जाएगा।
राजस्थान में विधानसभा में इस नवाचार की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी अच्छा रहा था। विधानसभा के दौरान करीब 63,000 मतदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया था। राजस्थान में अब लोकसभा के लिए पहले चरण में 12 सीटों के लिए करीब 37,000 मतदाता होम वोटिंग करेंगे। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।